Hello aspirants, welcome to Bodhi Oracle Institute of Learning. This is the third lecture in the Indian Polity PYQ revision series, and the topic today is citizenship and fundamental rights. To make effective use of this video, please watch it at the speed of 1.25 or 1.5x, whichever you feel more comfortable. So let's begin. The first question is, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile in India. Is this true? Yes, this statement is true. As India does not allow dual citizenship, there is only one citizenship. Only a citizen by birth can become the head of the state in India. This statement is incorrect. Any citizen of India can become head of the state irrespective of वो citizen कैसे बना है, right? In fact, this rule is in USA. वहां पर citizen by birth ही होना चाहिए head of the state बनने के लिए. Next is, a foreigner once granted Indian citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Important ये highlight है under any circumstances. तो ये बात भी गलत है. Constitution में Article 5 to Article 11 mentions about citizenship. In that, Article 11 specifically mentions that Parliament will be having sole power to frame laws related to citizenship and abrogation of citizenship. तो दूसरा और तीसरा दोनों इनकरेक्ट हो गए. करेक्ट आंसर इज वन ओनली. आगे चलते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी वाज अर्लियर ए फंडामेंटल राइट, राइट, बट in 44th constitutional amendment it was put to article 300A, right, which is only a legal right, right? So now legal right, so या तो A है या B है, right? So legal right available only to citizens or legal right available to any person? The correct answer will be legal right available to any person, right? Next is, which of the following is not a feature of Indian citizenship? Which of the following is not a feature of Indian citizenship? जैसे ही आपको नॉट दिखे, नॉट को हाईलाइट कर लेना है, बॉक्स बना लेना है. आपको ये जरूर करना है. सिंगल सिटीजनशिप, यस, इंडिया इज अ सिंगल सिटीजनशिप. सिटीजनशिप बाय बर्थ, क्या इंडिया सिटीजनशिप बाय बर्थ देता है? बिल्कुल देता है. ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं होती. ड्यूअल सिटीजनशिप कहां होती है? एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है यूएसए में, राइट? वहां ड्यूअल का मतलब क्या होता है? एक होगी स्टेट की सिटीजनशिप और दूसरा होगी कंट्री की सिटीजनशिप, राइट? तो इंडिया में नहीं है. सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यस, इंडिया में होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्यूअल सिटीजनशिप विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? इट इज नॉट अ फीचर. नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. एक स्टेटमेंट है, ओके. The right to move freely throughout the territory of India is available only to citizens, right? यानी राइट टू मूव फ्रीली, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 में ही आता है. इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. क्या ये बात सही है? आइए देखते हैं. कुछ आर्टिकल हैं जो ओनली फॉर सिटीजन्स है, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल्स जो हैं ये ओनली फॉर सिटीजन्स है. बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सबके लिए है, राइट? तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट सबके लिए है और ओनली टू सिटीजन्स, ये भी बिल्कुल सही. दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट? आगे चलते हैं. प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड अंडर. सो इसी 2025 का ही क्वेश्चन है. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल सही है. इनफैक्ट ये कौन सा डीपीएसपी है? ये है आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है. दोस्तों आपको ध्यान देना है, यूपीएससी रिपीट्स थीम, राइट?
वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटी। यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कहां पर मेंशन्ड है? तो ये हम सब जानते हैं, आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। और ये वाली पर्टिकुलरली कौन सी? ये वाली 6th है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट है। कौन सा फंडामेंटल राइट है? ये आर्टिकल 24 में मेंशन्ड है, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग अहेड, under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको पुट्टू स्वामी जजमेंट भी बोलते हैं। पुट्टू स्वामी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, राइट। पुट्टू स्वामी जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस में रखा था? आर्टिकल 21 में रखा था, राइट। आर्टिकल 21 क्या होता है? सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, अदर देन द मतलब फंडामेंटल राइट्स को काउंट नहीं किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहां कहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विजिबल है एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स? तो आइए देखते हैं। प्रियम्बल में, बिल्कुल प्रियम्बल में विजिबल है। कैसे विजिबल है? जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये सारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है? जैसे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, वेजेस, इक्वल वेजेस फॉर ऑल। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है कि टू एस्टैब्लिश पीस एंड वर्क फॉर पीस, ग्लोबल पीस, राइट, एंड गुड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। तो ये सब है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हेंस 1 2 3 विल बी करेक्ट। Which of the following rights include protection against discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth? यानी डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राइट है जो इंक्लूड करता है, राइट। तो हम देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो नहीं है, क्योंकि ये तो गारंटर ऑफ राइट्स है। और यहां बात की गई है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करता है। तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट क्या करेगा? राइट टू इक्वालिटी, राइट। राइट टू इक्वालिटी कहां है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। क्लियर? ये होगा। मूविंग अहेड, इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कौन सा आर्टिकल है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आर्टिकल 19 की बात हो रही है। CDS 10 का क्वेश्चन है। और इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है किन ग्राउंड्स पे? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप का होता है, सिविल एंड क्रिमिनल। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, राइट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स इस ग्राउंड पे किया गया है, यस, किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, नहीं, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, राइट। सो लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसको भी एक जनरल सा स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू मान करके ऑल को सेलेक्ट करेंगे। सिंपल। मूविंग अहेड, 23 का क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। वो कहना चाह रहा है कि कोर्ट ने काफी जजमेंट्स में कहा कि जो रिजर्वेशन आर्टिकल 16 में दिया जाता है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा आर्टिकल 335 से, फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बात सही है। इसलिए जुडिशरी में या मिलिट्री में कोई भी रिजर्वेशन किसी प्रकार का नहीं है। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे ट्रिकी है। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
does not defines the efficiency of administration but contains the term efficiency of administration. मतलब वो टर्म तो है बट उसको डिफाइन नहीं किया गया है. Hence the answer will be statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Simple. Moving ahead. With reference to India, consider the following statements. 2021 prelims का क्वेश्चन है. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station, not in jail. Custody दो तरह की होती है, judicial custody and police custody. दोनों में डिफरेंस समझते हैं. जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से और जेल में जाता है. पुलिस कस्टडी में क्या होता है, पुलिस लॉकअप में बंद होता है पूछताछ के लिए. राइट. तो स्टेटमेंट 1 इज लॉक्ड इन ए पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल बिल्कुल गलत है. जुडिशियल कस्टडी में कहां जाएगा, जेल जाएगा. ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है. जब जुडिशियल कस्टडी में है तो विदाउट कोर्ट का अप्रूवल कुछ नहीं हो सकता. यही तो मतलब है जुडिशियल कस्टडी का. राइट. पुलिस कस्टडी में इंटरोगेशन हो सकती है. तो आंसर विल बी 2 ओनली. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. मूविंग अहेड. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये भी 2021 का क्वेश्चन है. व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. यानी पैरोल उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि पैरोल इसका राइट है. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. पैरोल प्रिजनर का राइट नहीं होता. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है. ये बात क्यों सही है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है. राइट. इसलिए प्रिजन के रूल्स वेरी कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 only. Option 1 is incorrect. Parole is not a right. Next question, ये भी 21 का क्वेश्चन है. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power. बहुत इंपॉर्टेंट है. अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, यानी गवर्नमेंट को टोटल कंट्रोल in the matter of application of law violates which of the following articles of the constitution. जो लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स, यानी वो लॉ अल्ट्रा वायर्स. तो यहां कहना है कि अगर अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट को मिल जाती है तो वो किस आर्टिकल का वायलेशन है. राइट. यहां की टर्म क्या है, इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ. राइट. यानी किसी पर लॉ एप्लीकेबल होगा, किसी पर नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी. क्योंकि जैसे ही डिस्क्रिशनरी पावर होगी चांसेस होंगे कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट करने लगेगी. क्लियर. आर्टिकल 28 क्या है, ये तो कहता है कि देयर विल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. इसका तो कोई लेना देना नहीं. आर्टिकल 32 तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है. और आर्टिकल 44 जो है ये तो डीपीएसपी है. कौन सा डीपीएसपी है ये डीपीएसपी है यूसीसी का. राइट. तो अगर बेसिक भी हमें फंडामेंटल राइट्स की समझ है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि आर्टिकल 14 करेक्ट आंसर है. मूविंग अहेड, 2020 का क्वेश्चन है. Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी किस कैटेगरी के फंडामेंटल राइट में दी गई है. फंडामेंटल राइट्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है. आइए देखते हैं. सबसे पहला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. यानी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है ये कहाँ है, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में मेंशन्ड है. नो फोर्स लेबर, नो चाइल्ड लेबर. राइट टू फ्रीडम ये कहाँ मेंशन्ड है, तो ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक मेंशन्ड है, जिसमें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, राइट टू एनी प्रोफेशन, ये सब मेंशन है। थर्ड इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है? तो ये आर्टिकल 32 है, राइट। ये क्या कहता है कि गारंटी है आपको, आपके फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, अनटचेबिलिटी की तो है कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, राइट। और इसी में है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी राइट टू इक्वालिटी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एग्जैक्टली विच आर्टिकल बैन्स अनटचेबिलिटी। ये क्वेश्चन है कि किस कैटेगरी का है, और मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी है 14 टू 18 के बीच में। आप मुझे एग्जैक्टली कमेंट करके बताएंगे कि वो एग्जैक्टली कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है। मूविंग अहेड, 2019 का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये ऐसे क्वेश्चंस को अप्लाइड क्वेश्चंस कहा जाता है, ये डायरेक्टली टेस्ट नहीं है, ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज का टेस्ट है। यानी वंस राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये किस आर्टिकल का पार्ट है? तो सिंपल है, ये किसका पार्ट होगा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि ये इंडिविजुअल की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कंसर्न मैटर है, राइट। 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी फंडामेंटल राइट्स की। नेक्स्ट इज 2018 का क्वेश्चन, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education। मतलब आरटी एक्ट में टीचर बनने के लिए जो कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, राइट। ये प्योर नॉलेज का ही टेस्ट है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। इसको प्रोवाइड करता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राइट, जिसको हम एनसीटी बोलते हैं। ऐसा क्यों करता है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी नेशन वाइड। एज पर द आरटी एक्ट, फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस a candidate is required to pass a teacher eligibility test, TET जिसको बोलते हैं, STET CTET, conducted in accordance with the National Council of Teacher Education Guidelines, right। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसको STET पास होना चाहिए या फिर जिसको हम CTET बोलते हैं CTET पास होना चाहिए। थर्ड इज इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सही क्या है? आर डायरेक्टली अंडर द प्राइवेट सेक्टर, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, 2 ओनली इज करेक्ट। मूविंग एट, 2018 का क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बात सही है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि सही है। यही ब्यूटी है यूपीएससी के क्वेश्चंस की, कि आप जो याद कर सकते हैं वो कई बार क्वेश्चन में ही दिया होता है। Which of the following is the in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statements? यानी ये implied question है, application based questions है कि आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। अब इसकी क्या implication करेक्ट है, देखते हैं। आर्टिकल 14 and the provisions under the 42nd amendments to the Constitution, राइट। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्टिकल 17 and the directive principle of state policy in part 4, इसके से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, तो राइट्स की बात हो रही है। आर्टिकल 23 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3, पार्ट 3 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21, यस, दिस इज द करेक्ट। आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड,
Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation. Okay. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Right? बिल्कुल सही. ये पार्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं. ये किसका पार्ट है? ये तो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी किसका पार्ट है? ये तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज का पार्ट है. ये भी नहीं होगा. हमें सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन पे ध्यान देना है. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, करेक्ट है. आर्टिकल 24 है ये. राइट. So only 1 and 4 will be the correct. So C will be the correct option. Moving ahead. Consider the following: right to education, right to equal access to public service, right to food. Right? क्या क्वेश्चन है? Which of the following are human rights under Universal Declaration of Human Rights? Right? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं? तो राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस भी आता है, ये दोनों ही फंडामेंटल राइट्स हैं. और राइट टू फूड जो है ये भी आता है. ये हमने कब इनेक्ट किया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. राइट. जो कि अब आपको मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से. राइट. सो डी इज द करेक्ट 1 2 3. मूविंग अहेड. 2011 का क्वेश्चन है. इन इंडिया, if a religious sect community is given the status of national minority, what special advantage is it entitled to? अगर किसी को नेशनल माइनॉरिटी मिल जाए तो वो किन चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड है? इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है. ये तो फंडामेंटल राइट्स में ही कहा गया है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा. एब्सोल्युटली रॉन्ग. इन इंडिया, नो रिलीजन बेस्ड नॉमिनेशन, इंडिया में कोई रिलीजन बेस्ड नॉमिनेशन या रिजर्वेशन नहीं है. राइट. इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम. 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या है? ये 2011-10 में चलता था माइनॉरिटीज के लिए, तो उस समय ये बात ठीक थी. यानी द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. 1 and 3 आर करेक्ट. मूविंग अहेड. 1996 का क्वेश्चन है. दोस्तों हम सारे क्वेश्चंस लास्ट 30 इयर्स के भी कंपाइल कर रहे हैं जो कि आज की डेट में भी रेलिवेंट है. तो ध्यान से देखना है और बार बार रिपीटेडली इस वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको बिल्कुल ये सारी चीजें ठीक से डीप तक समझ में आ जाए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस इट विल बी अ वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यानी किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते नेशनल एंथम गाने के लिए. अगर ऐसा किया तो वायलेटिव होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. बिल्कुल सही बात है दोस्तों. यूपीएससी के आंसर ने भी यही कहा है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. तो ये बात ठीक नहीं है क्योंकि इसका रिलीजन से कुछ लेना देना है क्या? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम. राइट. तो एनीवन टू सिंग नेशनल एंथम कोई लीगल प्रोविजन है? बिल्कुल सही बात. ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है. तो हमारे अनुसार डिडक्टिव रीजनिंग से 1 और 3 करेक्ट है. पर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो 1 और 3 कहीं ऑप्शंस में है ही नहीं, इसलिए हमें सी को भी मानना पड़ेगा. राइट. यूपीएससी ने भी सी को करेक्ट मानकर ही दिया है इसका आंसर. आगे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं. इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, बिल्कुल ये बहुत बेसिक फीचर है. इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी ओनली बाई अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. ये नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड हो सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से. क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है. इट empowers only the Supreme Court to issue writs for enforcement of fundamental rights.
ये भी बात सही है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। हाई कोर्ट को कहां दिया गया है? हाई कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 226 में, राइट। और इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, कौन सा आर्टिकल से लगती है? आर्टिकल 352 से, राइट। द पार्लियामेंट कैन बाय लॉ कर्टेल इट्स स्कोप बट कैन नॉट एब्रोगेट इट। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसको ना तो कर्टेल किया जा सकता है ना एब्रोगेट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड किया जा सकता है। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3। मूविंग अहेड, with reference to writ jurisdiction in India, consider the following. Habeas corpus can be issued against private individuals. Habeas corpus private individuals के against दी जा सकती है, बिल्कुल सही है, दी जा सकती है। Habeas corpus क्या होता है? To have the body of. Mandamus can be issued against the President of India. Mandamus cannot be issued, ध्यान देना है, मुझ जैसी गलती आपसे ना हो। Cannot be issued against the President of India, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई नहीं कह सकता कि हम कमांड, वी कमांड, राइट। Certiorari can be issued only after a judicial, quasi-judicial order is passed. यानी तभी होगा जब कोई जुडिशियल ऑर्डर पास्ड हो। यस, ये बात भी सही है। सर्टियोरी का मतलब होता है टू गेट सर्टिफाइड। नेक्स्ट इज क्यू वारंटो कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द लीगलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्यू वारंटो कांट बी यूज्ड फॉर इलेक्टेड ऑफिसेस, राइट। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, राइट, बाय व्हाट अथॉरिटी। लेकिन इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता क्वेश्चन करने में कोई इलेक्टेड ऑफिसेस, राइट। तो 4 इनकरेक्ट है, हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following consider the following statements regarding prohibition of discrimination. Prohibition of discrimination, it prohibits discrimination only by state, not by private entities. क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। तो ये सिर्फ स्टेट के लिए है, प्राइवेट एंटिटीज के लिए नहीं है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 15(3) आर नॉन जस्टिकेबल। बिल्कुल भी नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट्स है, ये नॉन जस्टिकेबल कैसे होगा? तो ये गलत है। आर्टिकल 15(4) एंड 15(5) इनेबल अफर्मेटिव एक्शन। यहां किस अफर्मेटिव एक्शन की बात हो रही है? रिजर्वेशन की बात हो रही है। फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, SEBC, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है पर उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है प्राइवेट में रिजर्वेशन का। आर्टिकल 15(6) प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन बेस्ड सोनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। बात सही है, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये इंसर्ट किया गया था जब EWS रिजर्वेशन लाया गया था, यानी EWS रिजर्वेशन आर्टिकल 15(6) में मेंशन्ड है। तो ये बात भी सही है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 3 एंड 4। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, पर ऐसा नहीं है। आप 1-2 बार गो थ्रू करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती जाएगी, और सबसे ज्यादा वही मैटर करती है। विद रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, कंसीडर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड्स द राइट नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन। बिल्कुल सही बात है, हम चाहे तो कोई एसोसिएशन नहीं भी ज्वाइन कर सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस under Article 19(2) can be imposed only by law, not by executive order. यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19 क्या होता है? तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय लॉ, नॉट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब आप सोचेंगे कि डीएम तो आर्टिकल सेक्शन 144 लगा देता है, तो ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया, पर ऐसा नहीं है। ये सेक्शन 144 आईपीसी में मेंशन्ड है, इंडियन पीनल कोड, यानी अब जो हो गया BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो कि अगेन एक लॉ है।
डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेस पे नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो उसको इंप्लीमेंट करने का है, लेकिन बेसिस क्या है? लॉ, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया जा सकता, लॉ से ही होगा। द टर्म पब्लिक ऑर्डर इन आर्टिकल 19(2) इज नैरोअर देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। पब्लिक ऑर्डर नैरोअर है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है। पब्लिक ऑर्डर ब्रॉड टर्म है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राइट। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। Hence the correct option will be 1 and 2 are correct. Moving ahead, consider the following in Article 21, right to life and personal liberty. Right? It includes right to die with dignity. बिल्कुल सही बात है. This is correct statement. Right to life with dignity भी है मेनका गांधी के केस में, and right to die with dignity भी है. It protects against both executive and legislative action. ये बात बिल्कुल सही है. बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन से सुरक्षा है आर्टिकल 21 में. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. यानी उस लॉ को जुडिशली चैलेंज किया जा सकता है, ये बात भी सही है. यानी वो लॉ आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता. इट इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल ग्रुप्स. राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल ग्रुप्स बिल्कुल भी नहीं. पहली बात तो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल ग्रुप है ही नहीं. राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल ग्रुप जैसी कोई चीज ही नहीं है. भी राइट टू एजुकेशन तो वो 6 to 14 ईयर्स के लिए है बस. और वो भी कहां है? तो आर्टिकल 21A में है, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 and 3. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड, रिगार्डिंग आर्टिकल 22, कंसिडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मस्ट प्रिस्क्राइब मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड. बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड प्रिस्क्राइब करना है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होते हैं? कि बिना केस चलाए जेल में डाला जा सकता है पब्लिक ऑर्डर या सेफ्टी सिक्योरिटी कंट्री की ध्यान में रखते हुए. बहुत सारे लॉ हैं जो कि इनको डार्कोनियन लॉज भी कहा जाता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट अंडर 22(1) इज नॉट अवेलेबल टू द एनिमी एलियंस. यानी हमारी कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, सिटीजन्स और एलियंस. एलियंस में भी दो डिवीजन होती है, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस. यानी वो लोग जो एनिमी कंट्री के हैं. तो आर्टिकल 22 नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस, क्या ये बात सही है? इसका आंसर फिर उसी बात में है कि नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस. आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 यानी 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स हैं, बाकी सारे सबके लिए हैं. तो 22 भी सबके लिए हुआ. हेंस दिस स्टेटमेंट इज एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर एवरी प्रिवेंटिव डिटेंशन केस. एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू मैंडेटरी है फॉर ऑल प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, राइट. तो ये गलत है, ये सही है. हेंस आंसर विल बी, सॉरी ये भी सही है, राइट. इज नॉट अवेलेबल, उनका अवेलेबल नहीं है, राइट. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 and 3. Moving ahead, consider the following in Article 20. Article 20 पर बात हो रही है. It protects against self incrimination only in criminal proceedings. सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब अपने केस में खुद ही विटनेस होना. तो ये ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये बात बिल्कुल सही है. It bars double jeopardy even when the prosecution and departmental proceedings arise from the same act.
ये सही है? नहीं, ये गलत है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अलग हो सकती है और प्रोसिक्यूशन कोर्ट में अलग हो सकता है। इसको डबल जेपर्डी नहीं माना जाएगा। हालांकि डबल जेपर्डी बैन है, लेकिन इसको डबल जेपर्डी नहीं कंसिडर किया जाएगा। इट अप्लाइज टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। तो फिर से वही हम टेस्ट लगाते हैं। 15, 16, 19, 29, 30, दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स, बाकी तो सबके लिए है, राइट? तो ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 का इस लिस्ट में नाम है, आर्टिकल 20 का इस लिस्ट में नाम नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स। यानी बाकी सारे सबके लिए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 3. Moving ahead, regarding the nature of fundamental rights, consider they are negative obligations on the state. बिल्कुल सही बात है, स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं। They are enforceable only against the state, not private individuals. ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। तो ऐसा है, राइट? नहीं है ऐसा। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, राइट? कुछ कुछ, सारे नहीं, कुछ कुछ। नेक्स्ट इज सम राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स आल्सो। ये क्वेश्चन इटसेल्फ सजेस्ट किया तो ये ठीक होगा या ठीक होगा, दोनों तो ठीक हो ही नहीं सकते। तो कुछ कुछ राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, जैसे कि अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी, राइट? और क्लियरली मेंशन्ड है कि जो आर्टिकल 17 है उसमें बात साफ मेंशन्ड है कि एनी प्लेस विच इज डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, right, cannot practice untouchability. Hence the answer will be option D. Moving ahead, consider the following writs in public interest litigations. Quo warranto cannot be converted into a pill. Quo warranto को पिल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यू वारंटो का मतलब होता है, पिल का मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। बाई व्हाट अथॉरिटी? यानी आपको किसी को क्वेश्चन करना हो बाय व्हाट अथॉरिटी, तो आप उसको PIL में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेबियस कॉर्पस कैन बी सॉट थ्रू PIL रूट। हेबियस कॉर्पस, यस, इट कैन बी सॉट थ्रू PIL रूट। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यू वारंटो PIL में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसके लिए प्रॉपर कोर्ट में लीगल सूट फाइल करना होगा। PILs for fundamental enforcement lie primarily under Article 32 and 226. तो ये बात भी सही है। Article 32 authorizes Supreme Court and Article 226 authorizes High Court, right? So the correct answer will be 2 and 3A. Moving ahead. Next is consider the following on locus standi in writs. What is locus standi? Locus standi is the principle कि आप तभी कुछ केस कर सकते हैं जब आप उसमें पार्टी हो या आपका कुछ उसमें हार्म या इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, राइट? जब तक आपका कुछ उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली आप पार्टी नहीं हो सकते या आप कोई रिट फाइल नहीं कर सकते। सो हेबियस कॉर्पस हैज रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडी, यानी हेबियस कॉर्पस के लिए हमें होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम अननोन और नॉट इंटरेस्टेड में भी हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। मंडानमस रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट लोकल स्टैंडी। मंडानमस का मतलब होता है वी कमांड। ये कोर्ट इशू करता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट लोकल स्टैंडी चाहिए? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट। क्यू वारंटो डज नॉट रिक्वायर लोकल स्टैंडी। यस, क्यू वारंटो डज नॉट रिक्वायर लोकल स्टैंडी, ये बात सही है। हेंस आंसर विल बी सी। नाउ सी, इनमें कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक उतना नहीं है। दीज आर सिंपल फैक्ट्स अप्लाइड और इम्प्लाइड फैक्ट्स, तो इनको आपको बार बार गो थ्रू करने से ही ये याद हो पाएंगे। Next is Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression. राइट? इमरजेंसी कितने ग्राउंड पे लगती है? नेशनल इमरजेंसी 2 ग्राउंड्स पे लगती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और नेक्स्ट इज आर्म्ड रिबेलियन।
ये कहाँ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 352 में। तो आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंड ओनली इन केस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात कहाँ डाली गई थी? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको इंसर्ट किया गया था। आर्टिकल 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। Hence the correct answer is C. आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन आर्टिकल 32 वर्सेस 226। आर्टिकल 32 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को ऑथराइज करता है टू इश्यू रिट्स। आर्टिकल 226 क्या है? ये हाई कोर्ट्स को ऑथराइज करता है। देखते हैं। आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 226 फॉर लीगल राइट्स टू। Now the wordings are very important. It says rights to, which means including fundamental rights and other than fundamental rights, legal rights also. Yes, this statement is correct. Supreme Court has only for fundamental rights and High Court has for both legal and fundamental rights, which means writ issuing power of High Court is more than that of Supreme Court, which is our statement number 2. Article 32 jurisdiction is wider than Article 226? No. Article 226 is wider, right? Article 226 can be used to issue writs outside territorial jurisdiction if cause of action arises there. Article 226 हाई कोर्ट को empower करता है रिट इशू करने के लिए। तो हाई कोर्ट तो अपनी टेरिटरी में करेगी, बट देयर इज एन एक्सेप्शन इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस देयर। तो वो अगर कॉज ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो स्टेट का हाई कोर्ट दूसरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए भी रिट इशू कर सकता है। किस केस में? बस वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में लाई करना चाहिए। यस, ये बात सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूविंग अहेड, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स बोथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर दोनों को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्लियरली इसको मेंशन करते हैं। पार्लियामेंट may impose compulsory service for public purposes but it shall not be treated as forced labor. yes, ये बात भी सही है। कंपल्सरी सर्विस लगा सकती हैं पब्लिक सर्विस के लिए और इसमें वो नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउड नहीं है। आर्टिकल 23 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, या फिर वही चेक लगाएंगे। हमें मालूम है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 दिस इज ओनली फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 23 यानी सबके लिए हुआ, राइट? यानी दिस हैज बिकम इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 2। मूविंग अहेड, कंसीडर द फॉलोइंग ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? एहतियात के तौर पर किसी को जेल में डाल देना। आर्टिकल 23 excludes preventive detention from protection of 21 and 22. 22(1) and 22(2). यानी आर्टिकल 22(3) प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सक्लूड करता है 22(1) और 22(2) से। यानी कुछ मेंशन है क्लॉज जिसको वो एक्सक्लूड कर देता है। तो बात सही है। वो कौन से ग्राउंड्स हैं? वो ग्राउंड्स हैं जो मेंशन्ड है, पब्लिक ऑर्डर, राइट, and safety and security of nation, also known as national security। इन दो ग्राउंड्स पे एग्जेम्प्ट है। द एडवाइजरी बोर्ड मस्ट कंसिस्ट ऑफ पर्सन क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जजेस। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन को जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट कैन बी चैलेंज, जैसा कि हमने देखा उमर खालिद के केस में हुआ।
कोर्ट बेल दे या ना दे दैट इज डिफरेंट थिंग, और सेट असाइड द प्रिवेंटेड डिटेंशन वो हो सकता है, पर जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल उसके लिए जा सकते हैं। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2. Moving ahead, consider the following. The Supreme Court can issue all 5 writs under Article 32. तो ये बात सही है, यस बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट सारे रिट्स इशू कर सकता है। द हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज रिट पिटिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिले इन लैचेस। यस, हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज, बट सुप्रीम कोर्ट can't refuse. That's why Supreme Court is called ultimate guarantor of fundamental rights. The remedy under Article 32 can be invoked even if no High Court order exists. Yes, this is also called original jurisdiction of Supreme Court, यानी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है आर्टिकल 32 रिट्स के लिए। ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। Next question is, consider the following on right to freedom of religion. Right to freedom of religion covers freedom of conscience. Yes, बिल्कुल सही है, freedom of conscience को cover करता है। Next is includes freedom to manage religious affairs. Yes, ये भी बात बिल्कुल सही है, freedom to manage religious affairs बिल्कुल provide करता है। Right to propagate religion includes right to convert another person. बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? ये जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है आर्टिकल 25, फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो वायलेटिव है आर्टिकल 25 का। यानी अगर फोर्सफुल कन्वर्जन होगा तो फ्रीडम ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फॉलो होगी? इसलिए ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 1 and 2 ओनली। सो दैट वाज ऑल। स्टे कनेक्टेड टू बोधि ओरेकल एंड ध्यान रखना है, शॉर्टकट नहीं स्मार्ट कट से सीखना है। तो हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको ना समझ में आए हों। मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को रिपीटेड वॉच करिए एंड कोशिश करिए अपना अनप्रोडक्टिव टाइम यूज करने के लिए। सो फॉर एनी क्वेश्चन, कमेंट्स, क्लैरिफिकेशंस, योर कमेंट्स आर वेलकम। कोई भी